मैं कहता हूँ यही 1.5-2 लाख रुपए लगा के आप लोग कहीं मलेशिया जाएं, कहीं दुबई जाएं, मिस्र जाएं। मैं कल बैठा दरवाजे पे बैठा हुआ, वो एक चीज़ सोच रहा था, वो अचानक से मैं उठा दिया जाता है। दरवाजे पे नहीं बैठते हैं, कोई तो रिस्क होता है ना, वो जो है ना रुक जाता है, दरवाजे पे रुक जाता है। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि यार जब दरवाज़ा बंद होता है तो तब रिस्क नहीं है। अब आप क्या देखते हैं और पॉडकास्ट का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? डार्क। अच्छा, नौजवान तबके के ज़हन में बहुत कुछ चल रहा होता है, आप उसके सामने सिर्फ ABC नहीं रख सकते हैं। वो समझेगा कि ABC इज़ अ लिमिटेड थिंग, मुझे इससे आगे भी कुछ करना है। लेकिन उस्ताद का यही काम होता है कि वो आपका विजन क्लियर कर देता है। वाह। जैसे ही आपका विजन क्लियर होता है तो वो आप उसकी खुदाई शुरू कर देते हैं। जैसे आप बल्कि मांझी मूवी देखें, आप डिपेंड करता है ना, अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे आपका अंगूठा लगेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फिर 5 बजे आप वहां से वापस आना पड़ेगा आपको। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आज की पॉडकास्ट भी इंतहाई अहमियत की हामिल जिन शख्सियत के साथ आज मैं रूबरू हूँ, इनके साथ पहले भी एक पॉडकास्ट हो चुकी है, लेकिन वो एक तिश्नगी, वो एक प्यास वो बुझ नहीं रही थी। तो मैंने इनसे आज फिर रिक्वेस्ट की कि सर आज एक दफ़ा फिर से हमें वक्त दीजिए, फिर से कुछ मौज़ूआत पर बात करें, हम भी सीखें, ऑडियंस भी सीखे। तो हमारे सोशल लेवल्स बहुत हैं, हम मोटिवेशन को लेकर चलते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चला जाता। बहुत सी बातें होंगी और इंतहाई इंटेलेक्चुअल, इंतहाई चार्मिंग पर्सनैलिटी। मेरा इनसे बड़ा प्यारा गहरा ताल्लुक़ है। मैं समझता हूँ कि ये रूहानी ताल्लुक़ है। एक उस्ताद का शागिर्द से जो ताल्लुक़ होता है, ये वो ताल्लुक़ है। जनाब अली अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। एक बार फिर से टाइम देने का शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, मुझे खुद आपके साथ बात करने का शौक़ था। सर पहली पॉडकास्ट थी, बहुत से मौज़ूआत पर हमने बात की और बहुत कुछ सीखा भी। मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई थी वो अगली कई पॉडकास्ट्स पर जो है ना उसका असर रहा और कई दरीचे खुलते गए। अब बहुत सी बातों को मैं मौज़ूआत को आज ज़ेरे बहस लेकर आता हूँ, उन पर बात करते हैं। पहले ये बताइए कि ब्लैक कलर से आपकी बड़ी फैसिनेशन है, इसका क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको किसी और कपड़ों में भी, कलर कपड़ों में देखा होगा। ये क्या जो आप वो बुद्धा को पढ़ते रहे हैं, वो कोई इसमें तालीमात हैं, या आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, या फिर आपने कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है जो इसके पीछे कोई राज है जो आप बताते नहीं हैं? अच्छा, नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें 2-3 वजूहात हैं। बुद्धा तो ब्लैक कलर नहीं पहनते थे, ठीक है। हाँ, उनका तो जो कलर था मेरे ख्याल से वो ऑरेंज पहनते थे, ठीक है। लेकिन कंफर्म नहीं है, पुरानी, क्योंकि ज़माना पुराना है, कलर के बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या पहनते थे। ये मैं सिर्फ बाबा याह्या खान से मुतासिर हुआ मैं। अच्छा। वो एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक, ठीक है। और मुझे वैसे ना कंफर्टेबल बड़ा लगता है। सही। ना परचेज करने में मसला, ना सुबह सोचने में मसला होता है कि क्या पहनना है, ठीक है। मैले भी नहीं होते। सही है। ये मैं एक ही पैंट पहनता हूँ। अभी मैं ह्यूस्टन गया, ठीक है, मैंने एक ही पैंट में 1 महीना गुजार लिया। अच्छा। 2 शर्ट्स थी, तो वजन भी कम रहता है। सही है। तो ज़रा हल्का फुल्का रहता है, ईजी रहता है, कंफर्टेबल है। तो आपकी ये जो डेली रूटीन है जिसमें आप मुख्तलिफ सेशंस भी कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, और फिर साथ ही साथ आपको हम देखते हैं कहीं पे होस्टिंग भी कर रहे हैं। आपकी बड़ी अच्छी सीरीज़ जो सरफराज शाह साहब के साथ है वो भी कर रहे हैं। तो मैनेज किस तरह से कर रहे हैं ये चीज़ें? इस तरह के मैं कुछ सवाल पहले रखूँगा, फिर बाद में टॉपिक्स भी यार मैनेज कर लेता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, मैं रूटीन अपनी बना लेता हूँ। जैसे सरफराज शाह साहब के साथ वेडनेसडे थर्सडे को रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ठीक है। और बाकी अगर किसी मॉर्निंग शो पे जाना हो तो मुझे एक दिन पहले बता देते हैं, ठीक है। तो मैं सुबह तैयार होकर चला जाता हूँ। सही। अच्छा बच्चा बन के, ठीक है। नहा धो के। सही। और वैसे अगर कोई सेशन हो तो वो पहले से प्लान हो जाता है, मैं अपना शेड्यूल बनाता रहता हूँ। सही। इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? बस यही है। ठीक। पढ़ाते भी हैं कोई लेक्चर्स? नहीं, मैं लेक्चर्स मैंने पढ़ाया आज तक, बाकायदगी से मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। मैं ट्रेनिंग्स ही देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, या जैसे कोई पर्सनल कोचिंग के लिए आ जाए उनको भी। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रही है। देखें, हम लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ा जो है ना मुश्किल तरीन बनाते हैं कि अच्छा मुझे अब यहाँ पर जाना है, मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इस कलर का सूट पहनना पड़ेगा, और गाड़ी में पेट्रोल पहले चेक कर लें, और उसके बाद जिस बंदे के साथ जाना कोऑर्डिनेशन हो। वो सारे सिनेरियो में हम अपने आप को इतना मसरूफ़ करते हैं कि असल मकसद भूल जाते हैं। तो आपने इस हवाले से अपने आप को बड़ा इजी रखा हुआ है कि ठीक है, ये टाइम है, ये डेट है, उसके बाद जो है ना वो एक कपड़ा मेरा जो है वो एक स्पेसिफिक काम है,
और उसके बाद चले जाते हैं। देखिए मैंने ना 3 तरह से मैं इसको डिवाइड करता हूँ चीज़ों को। नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी में मैं वो काम करता हूँ जिसमें मुझे पैसे आते हैं। सही है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 मैं वो काम करता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है, जो काम करना, जिस काम का मुझे शौक है। सही। जैसे मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे जाना या मॉर्निंग शोज़ पे जाना या मुख्तलिफ जगहों पे जाना। यहाँ पैसे तो नहीं मिलते लेकिन मुझे शौक है जाने का, तो मैं चला जाता हूँ। ठीक। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे काम की प्रायोरिटी मैं वो रखता हूँ कि जिन लोगों ने मुलाकातें करनी होती हैं। तो इस तरह मैं फिर ना उसको ABC करके वो प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ। हाँ, प्रायोरिटाइज इज़ द राइट वर्ड। ठीक है। तो इस तरह प्रायोरिटाइज करके मैं काम कर लेता हूँ। तो ये जो नौजवान तबका है ये अपने आप को किस तरह से फिर इसमें एंगेज करे? लाइक उसके पास तो और भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैं ये इस चीज़ को अगर यूँ मोल्ड करूँ तो ये वजह होगा कि नौजवान तबके के ज़हन में बहुत कुछ चल रहा होता है। आप उसके सामने सिर्फ ABC नहीं रख सकते हैं। वो समझेगा कि ABC इज़ अ लिमिटेड थिंग, मुझे इससे आगे भी कुछ करना है, या मैं सिर्फ ABC करूँगा तो मुझे वहाँ पर। अब आपकी बात एक अलग है, मैं एक नौजवान की बात कर रहा हूँ जो कि जिसने भी स्ट्रगल करनी है अली अब्बास तक आने के लिए, या अली अब्बास तक टच ही कर सके, तो उसको क्या चीज़ें अपनानी पड़ेंगी कि वो कुछ अर्सा तक ही जो है ना अपने आप को कोई एक शेड्यूल के अंदर ले आए? पहले तो वो मनी फोकस हो जाए। ठीक है। वो काम करे जिससे उसको पैसे आते हैं। सही। दूसरा, वो काम करे जिससे उसको लर्निंग मिलती है, मुख्तलिफ स्किल सीखे, मुख्तलिफ एक्सपोजर करे, ट्रैवलिंग करे, किताबें पढ़े, बुजुर्गों की महफिल में बैठे, और जहाँ भी लाहौर में तो खैर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ भी कोई लेक्चर्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ पे जाएं, अपना वक्त ना यहाँ पे लगाए, और मूवीज़ भी देखे। मैं रोज़ तकरीबन एक मूवी देखता हूँ। अच्छा। हाँ, और अगर कोई सीरीज़ हो जिसमें 8-10 एपिसोड्स हों, वो सीरीज़ भी मैं 2 दिन में ख़त्म कर लेता हूँ। सही। और बस इसी तरह वो करता जाए काम, वो काम करता जाए जो प्रोडक्टिविटी है, जिसमें उसको प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी नेटवर्किंग में उसको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा हो। बिल्कुल। तो वो आपके पास 24 घंटे 4 घंटे सो लें, मेरे ख्याल से काफ़ी है। ठीक है। और 20 घंटे काम करें, लर्निंग चलती रहती है इससे सारे से। अच्छा, नौजवान तबका जो है ना, वो बार बार नौजवान को टारगेट करूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हूँ, मैं खुद भी टारगेट होता हूँ। अपने आप को ही मैं जो है ना वो डिच करता हूँ बार बार शीशे के सामने जाकर कि तुम जो है यहाँ पर क्यों गिर गए, तुम्हारे पास तो पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही होती है। हम ये समझते हैं कि तुम हार नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा हमें जुमला मिल गया, और इसके अलावा जो है ना वो मतलब अगर हम हार गए तो बस क़यामत है। या वो पेरेंट्स की तरफ से हमें दे दिया गया है, या वो हमारे एनवायरनमेंट की तरफ से दे दिया गया है, या मैं अपने उस्ताद के सामने जाके बैठा हूँ तो उसने कहना कि तुम हार गए थे, मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखना। तो ये डर किस तरह से निकालें, और क्या ये ज़रूरी है कि मतलब ये डर रखना ही चाहिए कि हारना है तो उसके बाद जो है ना बस ख़त्म? आप उज़ैफ़ा मुझे एक बात बताएं, आपको स्विमिंग आती है? नहीं। मोटरसाइकिल चलानी आती है? जी। गाड़ी आती है? साइकिल? जी। आपने तीनों चीज़ें चलाई? जी। याद है आपको पहला दिन जब आप साइकिल पे बैठे थे? सही चलाई थी? नहीं। गिरे थे ना? बिल्कुल गिरे। बाइक पे कभी गिरे? गिरा हूँ। और गाड़ी कहीं ठोकी है? शायद 1-2 बार ठोकी है। देखिए, दुनिया का कोई काम आप करें जी, दुनिया का आप ठीक कर ही नहीं सकते। हाँ। अच्छा, आप हिसाब लगा लें, कुछ कर लें, आप चलें, छोड़ें, और छोटा कर लेता हूँ आपको। आप जो पैदल चलना शुरू किया आपने, का 1 साल का बच्चा पैदल चल लेता है तकरीबन। जी जी। तो जब आपने पैदल चलना शुरू किया पहले, तो क्या पहले ही आप ठीक चलना शुरू कर दिया आपने? नहीं, गिरे थे ना? यस। या इवन कि जब क्रॉल जब करता है बच्चा, तब भी क्रॉल ठीक नहीं होता उससे, नहीं होता। वो कभी इस तरफ गिर जाता है, कभी इस तरफ गिर जाता है। और आपने देखा होगा जब वो बच्चा सोता है बेड पे, तो वो बेड से नीचे गिर जाता है। ये एक आम रूटीन है। आप कोई काम देख लें, आप चलें, आप ये बात कर लेते हैं। अभी आप ये पॉडकास्ट शुरू करते किया आपने, पहला पॉडकास्ट याद है किया किसका किया था? बिल्कुल याद है। किसका? वो एक छोटी बच्ची थी, उसका ही किया था, मतलब वो मोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है। आपने उसमें रीटेक्स दिए थे? दिए थे। आज अभी आप आए हैं, एक भी रीटेक नहीं दिया आपने? नहीं दिया। और ये आपका चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ आपने ओपनिंग दी और हमने बात शुरू कर ली। शुरू हो गई। ये मुमकिन नहीं है कि आपने वो बच्ची के टाइम पे रीटेक्स ना दी होती, या आपने गलतियां ना की होती, और आप इस वक्त आके मेरे सामने आपने वन गो में सारा कुछ बोल दिया और सारा कुछ ठीक हो गया। ये किसी भी काम को आप उठा के देख लें। सही है। इवन आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ भी गलतियां करते हैं। इसलिए वो रखते हैं ना, कच्चे पक्के इम्तिहान रखते हैं ताकि उसकी रिहर्सल हो, और फाइनल पे जब इंसान पहुंचे तो उसकी रिहर्सल हो चुकी हो। तो ये एक रूटीन मैटर है, इसको आप फेलियर ना समझे। क्या वर्ड आपने यूज़ किया है?
हारा हुआ हारना थोड़ी होता है ये। ठीक है, देखिए आपने अगर बच्ची के साथ पॉडकास्ट जब आपने शुरू किया तो जब आपने गलतियां की हार थोड़ी गए आप, आपकी प्रैक्टिस हो गई, या बाइक से आप गिरे आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो हारता नहीं है मेरे ख्याल से इंसान, ये कोई जंग थोड़ी लगी हुई है कि आपके नेज़े चल रहे हैं दोनों तरफ से, एक पार्टी जो है ना वो जीत रही है और एक पार्टी हार रही है। ये रूटीन लाइफ है, इसको रूटीन समझना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आपको स्ट्रेस कम रहेगा। ये भी ठीक है। वो नौजवान जो है ना वो ज़्यादा हिट करवाता है अपने जहन में कि अच्छा मैं इसको जो है ना वो डिप्रेशन की तरफ ले जाऊं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है कि यकीन बड़ा मैटर करता है। उम्मीद भरोसा एक अलग चीज़ है, लेकिन जब यकीन की बात आती है ना उस पर इंसान थोड़ा सा डगमगाता है कि मतलब ये यकीन को पुख्ता कैसे किया जाए। ये मेरा आपसे सवाल है कि हम किसी भी फील्ड में हैं, लाइक मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है एक भरोसा है मुझे, मैं कर लूँगा। वो आपको नहीं लगता कि वो एक ज़रा निचला पॉइंट है भरोसा, और पुख्ता यकीन ज़रा ऊपर वाला पॉइंट है? तो इस पॉइंट पर आने के लिए क्या करना? मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं आपको कहूँ, आप कभी मारगला के पहाड़ देखे ना आपने? जी जी। अगर मैं आपको कहूँ हुज़ैफा ये पहाड़ है, इसको खोदें, ठीक, और आपको ना अंदर से एक हीरा मिलेगा, तो क्या आप फिजिकली पहाड़ खोदना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं। चले, अगर मैं उसके अंदर एक सुराख कर दूं, अच्छा, पहाड़ के अंदर, और सुराख करके उसके अंदर बैटरी लगाऊं और कहूँ हुज़ैफा वो देखो वो हीरा नजर आ रहा है, तो खोदना शुरू कर देंगे? यस। नजर आ गई ना चीज। देखिए उस्ताद का यही काम होता है कि वो आपका विजन क्लियर कर देता है। वाह। जैसे ही आपका विजन क्लियर होता है तो वो आप उसकी खुदाई शुरू कर देते हैं। जैसे आप बल्कि मांझी मूवी देखें आप, माउंटेन मैन के नाम से मूवी है एक, उसकी बीवी पहाड़ से गिरती है, प्रेग्नेंट होती है, बच्चा भी मर जाता है, बीवी भी मर जाती है। वो जब उसकी लाश पड़ी होती है ना तो उसको पहाड़ पे बड़ा गुस्सा आता है, पहाड़ को कहता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा। क्योंकि वो इसलिए गिरती है क्योंकि वो उसके पहाड़ के उस साइड पे हॉस्पिटल होता है और पहाड़ को क्रॉस करने में टाइम बहुत लगता है गांव वालों का। वो अकेला बंदा 27 साल की उम्र में 27 साल लगा के अकेला बंदा पहाड़ काट देता है, और ये सच्चा वाकया है इंडिया का। अच्छा। सच्चा वाकया है। और लोग उसको कहते हैं यार पहाड़ भी कोई काट सकता है, एक छेनी होती है उसके पास और एक वो हथौड़ी होती है, 27 साल लगा के पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना देता है। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसे मिशन, कोई ना कोई डिटर्मिनेशन आपकी लाइफ में अगर होनी चाहिए। वैसे भी वो कहता था कि मेरी ज़िंदगी में अब क्या है, सब कुछ तो मेरा ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा अब मैं आने वाली नस्ल को, किसी माँ को मरने नहीं दूंगा। ये उसने ऑब्जेक्टिव बनाया और वो शुरू हो गया। वाई क्लियर है उसका? वाई क्लियर नहीं, क्लियर तो एक मेरे ख्याल से छोटा वर्ड है। ठीक है। उसके अलावा वो है ही कुछ नहीं था उसकी लाइफ में। सही। उसने कहा मैं यही करूंगा और यही अचीव कर लिया उसने। ठीक। अच्छा सर, आप बुक्स भी आपने लिखी हैं, तो तसव्वुफ की तरफ आपका बड़ा रुझान देखने को मिला है, उसकी क्या वजह है? मुझे ये लोग ना बेहतर लगते हैं। अच्छा। देखिए एक तो वो जमात है ना जो डराती रहती है, और जो नमाजों पे जोर, पांचे ऊपर करें, ऐसे कपड़े पहने, ऐसी दाढ़ी रखें, ऐसा पग्गा पहने, इस पे जोर होता है। और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो वो केला रखने का तरीका बताते हैं और वो कहते हैं कि पेट्रोल में दम कर दिया है आपने तो अब वो गाड़ी आपकी चलती रहेगी। ठीक है। और वो किसी ने कहा ना कि वो मैं आया था उम्रा करके तो मेरे अंदर वो कीड़ा आ गया मेरे सामान के साथ। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कीड़ा तो ये मदीने का है, ये तो वापस करना पड़ेगा आपको। अच्छा। ये तो हाँ, ये तो आप उसको तो उसकी ज़िंदगी में से तो आप मदीने की जो हवाएं हैं वो निकाल रहे हैं, ये तो वापस करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे हैं जो जिनमें तशद्दुद बहुत है। जमातें हैं ना सारी बनी हुई। तो मुझे ये स्कूल ऑफ थॉट बेहतर लगा जिंदगी गुजारने का, तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक। अच्छा, यहाँ से एक बात निकल रही है, देखें आउट ऑफ द बॉक्स हम जाकर एक बात करते हैं। दकिया न्यूसियत की हम बात करते हैं कि कुछ बुजुर्गों ने हमें, अब मैं डायरेक्ट टारगेट नहीं करूंगा, वो फिर हम ही शुरू हो जाते हैं। नहीं कर दें आप, कोई बात बस ठीक है। कुछ बुजुर्गों ने हमें कुछ ऐसी बातें बता दी जिनको हम एज ए मिथ लेते हैं कि यार ये क्या, मतलब लॉजिकली वो नहीं है। कौन सी? जैसे डूबी हुई तर जाएगी। हाँ, डूबी हुई तर जाएगी। चले वो छोड़ें, वो उसको भी छोड़ते हैं, हम इधर आते हैं। मैं कल बैठा दरवाजे पे बैठा हुआ, वो एक चीज़ सोच रहा था, वो अचानक से हमें उठा दिया जाता है। दरवाजे पे नहीं बैठते हैं, तो रिस्क होता है ना, वो जो है ना रुक जाता है, दरवाजे भी रुक जाता है। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि यार जब दरवाज़ा बंद होता है तो तब रिस्क नहीं आता। अब आप यहाँ पे सोचे ना
अब ये बुजुर्गों की चीजें हैं, ठीक है। अभी और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, वो मेरे ज़हन में अब नहीं आ रही हैं। तो हम नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कि आप काली जूती बांधे गाड़ी के पीछे, आप इधर बाहर रोड पे खड़े हो जाएं, BMW के नीचे भी होगी। आप देखिए BMW कोई 3-4 करोड़ की गाड़ी है, उसकी हिफाजत जो है वो 10 रुपए की जूती कर रही है। देखिए ना, तो अलामत भी क्या है जिसको हम अच्छी चीज नहीं समझते मारने में भी। और बाकी आपका जो दूध गिर गया और आपका वो शीशा टूट गया, अपशगुन हो गया जी ये, और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ये चीज, तेल गिर गया, तो अगर वो खुदा ना खासा अगर कोई लड़की आई शादी करके किसी के घर में, वो कोई फौतगी हो गई उस दिन या 1-4 दिन पहले, वो कह देंगे ये मनहूस है उसको, ठीक है। तो ये मैंने भी बातें जिंदगी में सोची थी, इन सारी बातों से मैंने जान छुड़ा ली है। अच्छा, इसका कोई मंतक के साथ, लॉजिक के साथ, इल्म के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, इवन कुरान और हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी गड़ी हुई बातें, ये वेले बुजुर्ग थे वो बैठ के बनाते रहते थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सही। अच्छा, आप ट्रैवल करते हैं, बाहर के ममालिक में भी जाते हैं, आपने ये चीज़ें वहाँ भी देखी हैं? यार वैसे मैंने पेरिस के ना दरिया पे ताले बंधे हुए देखे मैंने। अच्छा। लोग ताला बांधते हैं, अपनी महबूबा का या महबूब का नाम उसके ऊपर पढ़ते हैं या लिखते हैं चाबी पे, वो चाबी दरिया के अंदर फेंक देते हैं। ये चीज़ मैंने लंदन में भी देखी है, पेरिस में भी देखी है, और मेरे ख्याल से एक और कंट्री में मैंने देखी है। मैंने सही करते हैं वो भी वहाँ, यहाँ भी। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा स्टांस यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, हम जो सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। ऐसा तो है, तो उसको इससे रिलेट किया जा सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने एक सोचा कि मैंने ये बांध दिया है, ठीक है, और आपका वैसे ये सारे काम मेरे ख्याल से इंसान को ना पॉजिटिव एटीट्यूड बना देते हैं उसके। आप तस्वीर कर लेते हैं, कोई आपको कोई बुजुर्ग तस्वीर बताता है, या आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, सही, तो आप वो कहता है जा बच्चा तेरा काम हो जाएगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं वाकई मेरा काम हो जाएगा। वो फिर वो उस दिलजोई से काम करता है, तो उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बूस्टअप ज़रूरी है। किसी ने कुछ भी कह दिया, अच्छा मैं अब कोई काम कर रहा हूँ, जैसे अब आपने मुझे बड़ा, मेरे ख्याल से कमज़ोर बंदे के लिए बूस्टअप ज़रूरी है। अच्छा, मैं तो कभी किसी बुजुर्ग के पास किसी काम के लिए नहीं जाता। अच्छा, हाँ, मैं बस उनके लिए इल्म के लिए जाता हूँ। सही सही सही, मतलब जो है उसको बढ़ाना है। हाँ ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आपके पास जो इल्म है, मैं आपसे वो सीखने में, मैं सवाल जवाब करता हूँ आपसे, कोई कॉन्सेप्चुअल सवालात होंगे मेरे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम करते हैं, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सही। ये डिसिप्लिन के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ लोग कहते हैं कि जो डिसिप्लिन होता है ना, वो इंसान को ज़रा बोरिंग की तरफ ले जाता है। डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। आप सुबह उठें, अपने मुताबिक जो है ना, वो चाहे नाश्ते से पहले ब्रश कर लें या नाश्ते के बाद ब्रश कर लें, आपकी अपनी एक लाइफ होनी चाहिए। आप उसको किसी के बताए हुए मेथड से ना गुजारें। हाँ। उसको वो बोरिंग से रिलेट करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? डिपेंड करता है ना, अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे आपका अंगूठा लगेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फिर 5 बजे आप वहाँ से वापस आना पड़ेगा आपको। सही, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। अब आ जाए, 2 तरह से मॉडल चलते हैं ना। एक मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप, कि आपका अपना बिजनेस है जी, आपका अपना काम है, उसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सही। अगर आप कंसल्टेंट हैं, उसके पास भी चॉइसेस है, किसी काम को ना भी कर सकता है ना, वो अपने हिसाब से गुजारता है जिंदगी। सही। मुझे ना एक दफ़ा मैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहा था किसी को। अच्छा। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट है ऐसा ना कुछ। तो खातून मुझे कहती है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे नंबर 1 2 3 पावर, मनी, रिस्पेक्ट। मैंने कहा इन तीनों से भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपका ये परफॉर्मा ही गलत है। इस तीनों से इम्पोर्टेंट जो है ना मेरे लिए फ्रीडम है। सही। कि इंसान के पास जो ज़िंदगी के लम्हात हैं वो अपनी मर्जी से गुजारे। ऐसा ही है, उस अपनी मर्जी से उठे। बल्कि मैं पिछले दिनों अपने दोस्तों से एक बात कर रहा था। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े काबिल हैं, PhD डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो सुबह कहते हैं कि यार सुबह उठ कर ना जाना बड़ा मुश्किल काम लगता है, बाकी तो चलो ज़िंदगी ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर आप ज़िंदगी में अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकते तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा फिर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कभी लिखूंगा आजकल में ना अपनी फेसबुक की पोस्ट पे कि दुनिया की बड़ी अय्याशियों में ना एक अय्याशी है कि आप सुबह अपनी मर्जी से उठें। वाह वाह वाह, और अपनी मर्जी से काम करें। सही। तो इसमें नज़्म ज़ब्त थोड़ा सा अगर हम उसको ऐड करें तो किस तरह से करेंगे? यार नज़्म ज़ब्त के मैं तो इसके कोई नहीं फॉलो करता। अच्छा।
नज़्म ज़ब्त क्या होता है, क्या ये क्यों अपने आपने ये लगाना है कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम, जब दिल कर रहा कर ले, जब सोने का दिल कर रहा सो जाएं। सही। और मैंने रात को रोज़ाना एक मूवी देख के सोना होता है मैंने, तो ये सुनते आए हैं सबसे कि जी सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। मुझे मज़ा ही नहीं आता। अच्छा। मुझे रात जागने का मज़ा आता है, तो मैं क्यों किसी की बात पे अपने मज़े को ख़राब करूँ। ये भी सही है। तो मैं तो देखता हूँ, आप देखिए प्रोडक्टिव होने चाहिए ज़्यादा। हाँ। ये ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी हो, उसमें मनी मेकिंग हो, उसमें कोई आपकी रिस्पेक्ट लेवल बढ़ रहा हो, आपका इंटेलेक्ट बढ़ रहा हो, इल्म बढ़ रहा हो, आपका एक्सपोजर बढ़ रहा हो, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। अब वो एक्टिविटी 4 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, रात को 2 बजे कर लें, जब मर्जी कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो तख्लीक कार जो है वो अंदर का रात को ही बाहर आ रहा है, तो हम उसको ना दबा सकते हैं ना उसको उसकी टाइम जो जिसे हमने मैनेज किया वो इसको चेंज। मेरे ख्याल से अपनी बॉडी टाइप को पहचान लें आप। ठीक है, कि आपकी बॉडी टाइप जो है, अब जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी लेक्चर्स शाम को दिए हैं वो ज़्यादा अच्छे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं नाइट पर्सन हूँ। सही है। इसलिए जब आपने मुझे 8 बजे कहा तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है मेरी परफॉर्मेंस हाई होती रहती है। सुबह मेरी परफॉर्मेंस बहुत लो होती है। सही है। इसलिए अगर मुझे कोई ट्रेनिंग का कहे या सेशन डिलीवरी का कहे तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे शाम का टाइम मिल जाए, उससे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। वाह वाह वाह। अच्छा, आज मुझे एक बात का जवाब मिल गया। मैं हमेशा कहता था ये कौन लोग होते हैं जो कहते हैं ये राग जो है ये सुबह का है, ये राग जो है ये दिन का है, ये राग जो है ये रात का है। रात वाले राग को आप सुबह में गाएंगे तो अच्छा नहीं गाया जाता। तो ये इट मेक्स सेंस। तो हम थोड़ा सा इसको आगे अब बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें जहन में रखी हुई हैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और ये तशनगी फिर रह जाएगी। मुझे पता है आपसे तो बातें बहुत सी हो सकती हैं। अब ज़िंदगी में हमने डिसिप्लिन की भी बात कर ली, हमने जो है वो पैसे की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं, नौजवान तबका बड़ा टेंशन में आता है कि मेरे पास इतना टैलेंट है, कोई कदर नहीं कर रहा, चले मैं यूट्यूब पे लगाना शुरू कर देता हूँ, मैं फेसबुक पे लगाना शुरू कर देता हूँ। फिर वो थोड़ा टाइम गुजारता है, उसके बाद कहता है मैंने तो इतना टाइम लगा लिया अभी भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मौके मुयसर नहीं है। अब आप इस चीज़ से ज़्यादा आगाह हैं कि MSc M.Com करने वाले लोग, मास्टर डिग्री करने वाले लोग, उनको ईजीली भी जो है ना वो जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो सोशल मीडिया के दौर में रहते हुए ईजीली मनी कैसे कमाएं? नहीं, उनको जॉब मिलेगी भी नहीं, बिकॉज दे हैव चोजन द रॉन्ग डिग्री। जरूरत ही नहीं है। अब तो देखिए ना, AI जो है वो सारे काम आपके कर रहा है, वही कर रहा है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने आज से 1 माह पहले अपने एक कंटेंट राइटर से अपनी चीज़ें लिखवाया करता था। अच्छा, कि ये मुझे ना एक नोट बना के दे दें, इस तरह का एक पैराग्राफ बना के दे दें। ठीक है। अच्छा, अब मैंने अपनी AI की उसमें ऐप डाउनलोड की। अब मैं उसको कहता हूँ कि इस पे ना मुझे एक पैराग्राफ लिख दे, वो मुझे 1 सेकंड में लिख के दे देता है। सही है। फिर मैं कहता हूँ यार ये पैराग्राफ है, इसकी ना सिमेट्री बना दें, इसको बुलेट्स में करते हैं मुझे। सही। मैं बुलेट्स में करवा देता हूँ। कोई बात पूछनी हो तो AI से मैं उसको कमांड देता हूँ, वो कमांड मेरी पूरी हो जाती है। तो कंटेंट राइटर की जरूरत खत्म हो गई। सही। इसी तरह M.Com का तो कौन सा ज़माना है यार, M.Com B.Com ये कौन से ज़माने में लोग रह रहे हैं। ये तो इनको सोचना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस्ड डिग्री करें। आज भी आप अगर एडिटर ढूंढने के लिए जाएंगे ना, वीडियो एडिटर, आप ये काम करते हैं, आपको मिलेगा नहीं। अच्छा। आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं मिलेगा, आपको एनिमेटर नहीं मिलेगा। लोग हैं ही नहीं, ये नहीं है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इनको हायर करना चाहती हैं, कहाँ लोग हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। देखिए तो सही ना पहले कि क्या डिग्रीज आगे आने वाले वक्त में होंगी। हम क्या करते हैं, हम जो इस वक्त का जो बूम होता है हम उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और जब वो 4 साल के बाद डिग्री मिलती है वो खत्म हो चुकी होती है चीज। पॉइंट। यस। जैसे MBA का दौर आया, लोगों ने MBA में एडमिशन लेने शुरू कर दिया। जब 3 साल बाद 4 साल मुशर्रफ दौर का वो ये जब सारे बैंक्स आ गए और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज टेलीकॉम ये सारी आ गई तो वो दौर खत्म हो गया। लेकिन लोग करते जा रहे थे। उसका एक टेस्ट है, जो भी आपने डिग्री करनी है अपने मिजाज के मुताबिक, आप लेट सपोज इस वक्त अभी 2024 में है, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी 2028 में। यस। तो आपने आज का ट्रेंड नहीं देखना, आपने 28 का ट्रेंड देखना है, फ्यूचर देखना है। अच्छा, फ्यूचर का ट्रेंड आपको कौन बताता है? फ्यूचर का ट्रेंड आपको बताता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल
एक लिस्ट जारी करता है 20 प्रोफेशंस की कि ये 20 प्रोफेशंस 2028 में आएंगे, ये 2030 में आएंगे, ये 32 में आएंगे। और ये वो उन 20 प्रोफेशंस की भी लिस्ट जारी करता है जो एब्सलीट होने वाले हैं, जो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो आप उसके साथ अपनी डिग्री को मैच करें, सही, और उसमें एडमिशन लें। तो जैसे ही आपकी डिग्री पे आप आएंगे तो आपकी जॉब हो जाएगी। वो सही टाइम पर सही चीज़ देख लेनी चाहिए कि उसका क्या अकल है। वो आपको जो रिसर्च बेस्ड कंपनीज हैं वो बताएंगी कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। सही, क्योंकि आपको जो अपने इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाचा मामा ताया दोस्त अहबाब इधर से, वो बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और वो पाकिस्तान में है। वो क्या इंफॉर्मेशन की क्या ऑथेंटिसिटी है? आपने अपने टीचर से पूछ लिया, टीचर को खुद ही नहीं पता, ना उसका एक्सपोजर है कोई, उसने आजकल के मुताबिक शुरू कर लिया कि ये करना चाहिए, तो वो डिग्री आई तो डिग्री की वैल्यू खत्म। सही। अब इतनी चीजें स्पीड से तेज हो रही हैं, तो आपको कोई ना कोई स्टेप इन करने से पहले काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम से मुतमईन है? यार मुतमईन क्या होना है, बहरहाल देखिए ना, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो दुनिया में जिनका नाम है, पाकिस्तान के है साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने एटम बम बनाया, यहीं से पढ़े होंगे ना वो लोग, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन है। सही। लेकिन अब मुतमईन अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से 4-5 जो चीज़ें जो कॉरपोरेट में डिमांड है उस पर वर्किंग नहीं होती। सिलेबस पढ़ाई जाते हैं, सही, सिलेबस पे जो है ना वो सारा फोकस है। देखिए आप सीधी सी बात है, आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपको नंबर तो नहीं किसी ने आपसे पूछने की माशाअल्लाह में कितने नंबर हैं आपके, ना बिल्कुल, आपके इस्लामिया में कितने नंबर लिए हैं आपने, आपकी क्या पोजीशन है, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं कर रहा है इस बात को। वो उन्होंने 4-5 चीज़ें देख ली हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक, पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, आप में क्रिएटिविटी है, आपकी रिटर्न है। ये 5 स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए। इन पे काम नहीं हो रहा, बाकी सब जगह पे काम हो रहा है। यस। आप ये इतने लंबे लंबे पैराग्राफ याद करके आ जाएं, रट्टे लगवाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप किसी भी बीए के स्टूडेंट को यहाँ पे खड़े होके कहें, एक सवाल पूछें कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसको जवाब नहीं आएगा। उसको कहें जी ये एक टॉपिक है, इस पे 10 मिनट बात करके दिखाएं, वो नहीं कर सकता। तो ये 5 चीज़ें मेरे ख्याल से अगर और अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड कर ली जाए तो मज़ीद बेहतरी हो सकती है। यस। अब मेरे ख्याल से वो सेल्फ राइटिंग की तरफ लोगों को सही टाइम पे लाया नहीं गया। अगर उसी वक्त जो हमारे प्रोफेसर्स, हमारे जो टीचर्स हैं वो सही टाइम पे कहना शुरू कर देते। मुझे भी याद है कुछ क्लासेस ऐसी गुजरी हैं जिसमें हम ये कहते थे मिस हम अपनी तरफ से, या टीचर हम अपनी तरफ से इसको ऐड कर दें, तो वो हमें सख्ती से मना करते थे, नहीं जो है वो एज इट इज़ करें। अगर वही टाइम पीरियड होता उसी में कहते नहीं आपका जो दिल करता है आप उसमें करें, फ्री हैंड दिया जाता। और हमारी तो पोजीशन उस वक्त आना शुरू हुई जब हमें बताया गया कि भाई सेल्फ राइटिंग ज़्यादा अच्छी आपको नंबर दे सकती है। चले बहरहाल एक चीज़ के ऊपर मैं जाता हूँ कि आपको पिछले कई अरसा में पॉडकास्ट में बहुत देखा गया है, और पहले शक्ल इंटरव्यू की थी, अब पॉडकास्ट आ गई है। तो आप इंटरव्यू भी करते रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ। मैंने चूँकि आपके साथ पुराना ताल्लुक है, मैंने पूरी आपकी फेसबुक खंगाली हुई है, मैंने देखा हुआ है। तो वो टेन्योर और अब का टेन्योर क्या देख रहे हैं, और पॉडकास्ट का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? डार्क। अच्छा, बहुत डार्क लग रहा है मुझे तो। अच्छा, देखिए पॉडकास्ट और इंटरव्यू में देखिए फ़र्क तो कोई नहीं, सिर्फ ये माइक ही आ गए हैं। बस हम इधर माइक वाले करते थे, बस विंडोज़ 2 हो गई हैं। यस। मैं क्योंकि एक ही कैमरा पे मैं कर लिया करता था प्रोग्राम। अब क्या हो रहा है, पॉडकास्ट जो लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि मेरे 6-7 बड़े बड़े मेरे वाकिफ़ हैं, रिलेशन होता है ना मीडिया में रहते हुए किसी ना किसी के साथ, वो उनके साथ पॉडकास्ट कर लेते हैं। सही है। 7-8 पॉडकास्ट हो गए, 9th 10th पे गेस्ट खत्म हो जाते हैं। खत्म हो गए। यस। हर किसी के पास गेस्ट नहीं है। मुझे रोजाना ही कहीं ना कहीं से कॉल आ रही होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं हर किसी को अकोमोडेट करता रहूं। लेकिन भाई इस वक्त 300 गेस्ट हैं लाहौर की मैं अगर आपको बात करूं, जिसमें एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, मॉडल्स कह लें आप, और कुछ खेल के लोग हैं। ये 6 कैटेगरीज हैं। हाँ, एक मजहब की लगा लें कैटेगरी। ये 7 कैटेगरीज में ना टोटल 300 पीपल हैं टोटल, जो हर पॉडकास्ट में जा रहे हैं। यस, वही घूम रहे हैं।
अच्छा, अब होगा क्या, सैचुरेट हो जाएंगे। कितनी दफा एक आप शख्स को सुनेंगे, एक ही बातें हो जाती है ना, बार बार एक ही चेहरा, एक ही तरह के सवाल। हाँ, तो कितनी दफा आप सुनेंगे एक शख्स को। फिर क्या होगा, लोगों में बोरियत होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर जो पॉडकास्ट है ना, हर पॉडकास्ट जो है वो 2 साल के बाद बंद हो जाएगा। सही। क्योंकि उनको इनकम नहीं होगी, उनका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, कैमरे का, एडिटिंग का, लाइटिंग का, ये ट्रांसपोर्टेशन आना जाना। तो आपका अगर 2 लाख 1.5 लाख आपकी इनकम नहीं होगी, आपकी जेब से लग रहा होगा, तो 2 साल बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, अब 100 शुरू हुए हैं, इन 100 में से हो सकता है 2 से 3 क्लिक हो जाए। ठीक है। अच्छा, 300 पॉडकास्ट शुरू होंगे, 300 ही गेस्ट हैं। अच्छा, अब हर किसी की ख्वाहिश है कि मेरे पॉडकास्ट पे फेमस गेस्ट आए। मक्खी पे मक्खी मार रहे, क्रिएटिविटी नहीं कर रहे। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आप पॉडकास्ट देखते हैं वैसे? जी। मुख्तलिफ दूसरे? बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं, आपने कोई ऐसा पॉडकास्ट देखा है जिसमें लेस देन 10 ईयर्स के बच्चे बैठ के बात कर रहे हों आपस में ना कर रहे हो बेशक, लेकिन कोई पॉडकास्टर उनका इंटरव्यू कर रहा हो? नहीं देखा। 15 साल से कम बच्चों का देखा है? देखा। कौन सा? एक रेहान था और एक और है, वो बड़ा अभी आजकल वायरल हुआ, उसका नाम नहीं मुझे, हसनैन शायद है वो। ठीक है। हाँ, वो खुद पॉडकास्ट करता है? नहीं, उसका वो एज ए गेस्ट जाता है। ये तो फेमस होगा ना। आम नहीं ना। नहीं, मैंने देखा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अब 3-4 आइडियाज देता हूँ, ठीक है, जिसपे पॉडकास्ट चल सकते हैं आगे। ठीक है। पहली बात ये कि 15 साल से जो कम बच्चे बच्चियां हैं 9th 10th के, उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाएं। सही। उनसे पूछें, भाई आप क्या जिंदगी में चाह रहे हैं। सही। वो नया देंगे कुछ, वो कुछ देखे ना, वो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं ना। अब जैसे मुझे सारी ज़िंदगी भी, मुझे अगले 30 सालों में भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होना था कि BTS कितना फेमस है पाकिस्तान में। आपको पता है BTS का कौन है? क्या है, बैंड कहेंगे उसको। बैंड। हाँ। कहाँ का है? बाहर का है। किस मुल्क का? कोरिया का। कोई उनका गाना सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। आप फेमिलियर नहीं है उनके साथ? आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 है। आप टीनेजर से निकल चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान का हर टीनेजर BTS फैन है, और वो अपने आप को BTS आर्मी कहते हैं। मुझे सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। सही है। कहाँ से? क्योंकि मेरी बेटी फॉलोअर है। सही। आप उनकी इंटरेक्शन रहता है इनसे। मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ क्या देख रही हो, फिर मैं उसके साथ देखना शुरू कर देता हूँ। सही है। तो मुझे जो उस यूथ, जो टीनेजर का जो है ना, जो सोच का अंदाज है, वो मुझे पता चल जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये किसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं और आप शायद आतिफ असलम को या जुनैद जमशेद को या अली अजमत को, ये हम इनको फॉलो करते थे। पाकिस्तान का कोई टीनेजर इनको फॉलो नहीं कर रहा, नहीं करेगा। वो BTS को फॉलो कर रहे हैं और कोरियन ड्रामा सीरीज ड्रामास को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं इस बात का, क्योंकि आपने कभी टीनेजर को बुलाया ही नहीं किसी को अपने प्रोग्राम में। आपको उनका ना नॉलेज है, ना उनकी आप कंटेंट आगे पहुंच पाता है। वो देखे ना बीकन हाउस LGS में, और क्योंकि आपने बड़े ऐसे लोगों के, टीचर्स और ट्रेनर्स के इंटरव्यूज किए हैं, अब इनको कहें हमें बच्चे दें अपने, हम इनके साथ बात करना चाहते हैं। और वो स्कूल के जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुश होंगे इसके, हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, जा रहे हैं तो एक नया कंटेंट आएगा। बिल्कुल सही। वही सेम 300 लोगों की वही बातें और वही सारा कुछ। अच्छा, फिर वो सारे जो 300 लोग हैं वो नखरे करने शुरू कर दिए उन्होंने। यस, पॉइंट। क्योंकि यार हर दूसरे दिन तो कॉल आई हुई है सुहेल वड़ाई साहब को, फर्रुख शहबाज वड़ाई साहब को, कासिम अली शाह को। जाओ शुरू करता है वो, कहता है डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब से करवा दें मेरी बात, मेरी जो अपना वो सरफराज शाह साहब से करवा दें, बिलाल कुतुब साहब से करवा दें। हर बंदा तो यही कह रहा है ना। वो बंदा है, और मकबूल जान साहब से करवा दें हमारा पॉडकास्ट। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो आप लोग इनको छोड़ के, ये खुद भी इंटरेस्टेड नहीं आने में। कहते हैं क्या यार, 1000 2,000 सब्सक्राइबर है इनके, हम 1 घंटा लगाएं तो 300 व्यूज नहीं आते। तो हम अपना टाइम क्यों इनके ऊपर बर्बाद करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनटिल अनलेस कोई इतना हाईली क्वालिफाइड या इतना जबरदस्त एंकर हो जिस पे आपकी ख्वाहिश खुद हो, यार नहीं यार ये बड़ा जबरदस्त है, मेरी खुश
खुद से मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके प्रोग्राम में जाऊँ। ऐसा कोई नहीं मैंने देखा, या कोई इतना बड़ा नहीं देखा मैंने कि कोई इतना इंस्पायर पॉडकास्ट कर सके। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, आपने कोई ऐसा पॉडकास्ट देखा है जिसमें स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये पीएन जो भी चाय दे के गया है, सिक्योरिटी गार्ड, ये जो सफाई वाला, कभी किसी ने इनका इंटरव्यू किया अभी तक? नहीं यार, ये कितना डिफरेंट कंटेंट देंगे आपको। ये जो फूड पांडा की डिलीवरी करता है, कोई मोची जो बैठता है सड़कों पे, सही, वो कितनी आपको वो लोगों की वो साइकोलॉजी बताएगा कि कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कैसे कैसे हम उनके साथ डील करते हैं। ये रिक्शे वाले से पूछें आपको कैसे पता चलता है कि आपको पैसे ज़्यादा कौन देगा, ज़्यादा, थोड़े वाक़ियात बताएं। आपने एक जुमला बोलना है, वो टर वो शुरू हो जाएगा। सही, क्योंकि 10 साल से रिक्शा चला रहा है, 10 साल से कोई उबर चला रहा है। कोई कहेगा जी मेरे पर्स भूल गया था, कोई कहता जी मैं पीछे बैठा हुआ था तो लड़के लड़कियों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कोई कुछ वाकया सुनाएगा तो कोई कुछ वाकया सुनाएगा, नई से नई बात होगी, कितनी नई बात होगी। यस, किसी ने टच किया इनको आज तक? आपने कभी देखा है किसी को? नहीं किया, कर ही नहीं रहे, कोई देख ही नहीं रहा, मक्खी पे मक्खी मारी जा रहा है हर पॉडकास्टर। बिल्कुल ऐसे ही। और एक नाम के अलावा नाम नहीं दूसरा ले सके आप। इसका क्या मतलब है कि कोई अपनी वर्थ नहीं बना पा रहा। यस, क्योंकि कोई भी डिस्टिंग्विश काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, तीसरी मैं आपको बात बताऊं कि आपने कोई ऐसा देखा हो किसी की टॉक जो आम घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, 70 साल का, 60 साल का बुजुर्ग आम, और उनसे आप पूछें कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, घर के हालात कैसे हैं, आप अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, आप कैसे वक्त गुजारते हैं, आप इस लम्हे में इस मुकाम पे प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। ये कभी देखा आपने कोई पॉडकास्ट ऐसा किसी का? नहीं भाई, जब तक आप कोई नया प्रोग्राम नहीं लेके आएंगे, आप ये सारे बंद हो जाएंगे, लोग थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। जैसे जब हम 2017 में जब कासिम अली शाह फाउंडेशन जब आगाज हुआ तो हमने ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम शुरू किया जी था। जी, तो ट्रेनर ही सब बनना शुरू हो गए थे। अच्छा सब कहते थे हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यस यस, एक टाइम में सब कहते हम एंकर्स हैं। पहाड़ जो है ना वो आया था। अब हम पॉडकास्ट जो है ना उस दौर में रह रहे हैं कि हर बंदा कहता है मैं 2 माइक पकड़ूं और पॉडकास्टिंग में शुरू कर दूं। मुझे बड़ी खुशी है, वैसे करनी चाहिए, लेकिन आपका 1 साल के बाद बंद हो जाएगा, आप इसके एक्सपेंस पूरे नहीं कर पाएंगे। ये 3 आइडियाज मैंने दे दिए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस पे काम करना शुरू करें ताकि कुछ तो डिफरेंट करें ना यार। ठीक, मैं पिछले दिनों भी आपकी बात की सेकंड करूंगा, टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है। मैंने कहा यार, जिस भी बंदे के पास जा रहे हैं और हाई रैंक पर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है या किसी ओहदे पर है फाइज, तो जाने से पहले थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं कि अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ है। वो कहीं ना कहीं वो हम टच कर जाते हैं उसकी, किसी ऑलरेडी कहीं पे पॉडकास्ट हुई है वो भी सुन ली, कोई टॉक सुन ली, हाँ। या फेसबुक पे कुछ देख लिया, अच्छा वो बातें सुन के गए में है। तो वही बात जब हमारी पॉडकास्ट में हो रही होती है तो इतना मुश्किल होता है प्रिटेंड करना कि अच्छा ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब आप कोई ऐसी बात करेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपकी सुनी हुई है, तो वहां पर प्रिटेंड कर रहा हूँ, वहां पे मैं मसनूईपन में आ जाएगा, मेरा दिल भी अंदर से मुतमईन नहीं, यार ये बातें तो वही हैं। तो वो आपकी वाली बात फिर मैंने रिकॉर्ड की कि मैंने कहा जो नौजवान तबका है ना, जो ऑलरेडी इतना फेमिलियर नहीं है चीज़ों से, इतना फेमस नहीं हुआ सो कॉल्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि आजकल का फेमस एक और ही चीज़ है, तो वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर करता है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, जो ऑलरेडी जगह जगह कह चुके हैं। वो एक बात किसी जगह पे कही थी, एक बात कहीं और कही थी, उसको मिक्स करके हमारे सामने दोबारा से रख देते हैं, हमें मज़ा नहीं आता है। हम क्या करते हैं, हम ठीक है वो रिकॉर्डिंग होगी, अब चलानी तो है, अब कर तो लिया रिकॉर्डिंग, जब इतनी दूर गए हैं हम और हमने टाइम भी अपना लगाया है। तो आपकी बात बिल्कुल है, जायज़ है कि वो एक वक्त के बाद जो है ना वो ना तो उस पर व्यूअरशिप आएगी, कौन इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ देखेगा, या उसके बाद जो है ना उस पर हमारा भी चलता है, जंक्स ही है। ये जितने बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं इनके जंक्स चलते हैं। अब बात की थी बुधा वाली वीडियो चलेगी, अब आपने बात की टिकटॉक की, वो वाली वीडियो अलग अलग चलेंगी। तो पूरी पॉडकास्ट जो है ना वो शाज़ो नज़र ही होता है, कोई और देखता है। तो बहरहाल हम इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आप इख्तिताम की जानिब भी लेकर जाएँ। वक्त काफ़ी हो गया। लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए? और कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि ठीक है तुम ज़्यादा सोचो ज़्यादा कर पाओगे,
आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, अच्छा है, मुझे तो लगता है ओवर थिंकिंग करनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ, मैं तो इस बात के बिल्कुल हक में हूँ। सही कि आप थिंक करें, और जितना ज़्यादा आप थिंक करते हैं, ये इसी तरह होता है जैसे आटा है ना, आटे में आप पानी डालते हैं, उसको गूंदते रहते हैं। यस। तो गूंदेंगे तभी वो आटा बनेगा ना, रोटी पकाने के काबिल होगा वो आटा। तो अब करते रहें थिंकिंग, मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती। लेकिन थिंकिंग के साथ साथ ना आपका जो एक प्रैक्टिकल रोड मैप है वो होना बड़ा ज़रूरी है। प्रैक्टिकलिटी, कि थिंकिंग तो हो गई, यस, नाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये दो सवाल आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। और थिंकिंग में आपने एंड माइंड में ज़रूर रखना है कि जो आप थिंकिंग कर रहे हैं, सही, ये एंड पे क्या है, सही, ये मुझे अचीव क्या करना है इससे। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि जी मेरा दिल करता है कि मैं मरने के बाद भी याद रहूं। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा लोगों से भी। एक ख्वाहिश होती है इंसान की। तो मुझे किसी ने पूछा जी आप कोई ऐसा काम करना चाहेंगे, तो मैंने कहा नहीं। कहते हैं क्यों, ये तो सब लोग ऐसे सोचते हैं। मैंने कहा यार मेरी बात सुने, मैं हूँ कब्र में, मुझे कोई याद रख रहा है नहीं रख रहा, क्या फर्क पड़ रहा है मुझे तो फीलिंग ही नहीं पहुंच रही यार उस बात की। और मेरी नाम पे सड़कें बनी हुई हैं, या मेरे नाम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे नाम के स्कूल हैं, शाहराह अली अब्बास, हाँ, मेरे नाम की वो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ठीक है, और वो ताज़ियती सेशंस जो कहते हैं वो हो रहे हैं। मैं कहा यार मुझे क्या फ़ायदा इस बात का। वो भाई मुझे जो देना है दुनिया में दें, अभी दें मुझे जो देना है आपने, यार जो मुझे फ़ायदा हो ना। मुझे क्या लगे मरने के बाद, ना मुझे उस बात की फीलिंग्स आ रही है, ना मुझे उस बात का फ़ायदा हो रहा है कोई, ना मुझे मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा यार जब मैं मर गया बस दैट्स ख़त्म, मुझे उसके बाद की लाइफ का ना कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि दुनिया में मुझे कौन पजीराई मेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। इसीलिए आप भी लोगों की ज़िंदगी में पजीराई करें। सही। अभी जैसे ही कोई किसी का बाप फौत होता है ना, किसी बड़े बंदे का, तो माँ भी हयात है, तो वो बाप के नाम का ना हॉस्पिटल बना देगा, ये मेरी बाप की याद में है। मैं इस बात के ना सख्त खिलाफ हूँ। सही। वो यार बाप मर गया है, उसको क्या पता, माँ के नाम बना दे यार। जो बंदा जिंदा है उसके नाम बना, उसके नाम पे बनाओ ना, कि वो गुजरता रहे, वो अपना नाम देखे, खुश हो, उसका डोपामिन हाई हो, उसको प्लेयर तो आए ना। यार जो मरे बंदे को क्या प्लेयर देना है उस तक तो हमारी बात पहुंच नहीं रही। जिंदा में आपने किया नहीं, मरने के बाद करने का क्या फायदा उसको। बिल्कुल सही। तो इसीलिए लाइफ जो है वो जिंदगी में होनी चाहिए। वैसे डॉक्टर मुबारक अली साहब ने एक दफ़ा ना, जानते हैं डॉक्टर मुबारक अली को? जी। पाकिस्तान के बड़े हिस्टोरियन हैं। उन्होंने एक दफ़ा अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठे किया, सही, और कहा कि आप सब ने मेरे बारे में कॉलम लिखने हैं ना, जो कोई शख्स भी मेरे बारे में, आपको पता है ना एक राइटर्स में एक रवाज होता है, जैसे कोई बंदा फोत होता है ना, हर बंदा कॉलम लिखता रहता है उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरा एक ऐसा वाकया हुआ, ये अच्छे थे, ये वहाँ गए थे, हम इधर किया था, वो किया था। वो कहते हैं खबरदार कोई मेरे मरने के बाद कॉलम ना लिखे। अच्छा। अब वैसे जैसे आप हैरान हुए हैं, वो भी सब हैरान हो गए। 40-50 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब समझ नहीं आई बात की। उन्होंने कहा यार मेरी बात सुने, जो लिखना है ना अभी लिखो, मेरी ज़िंदगी में लिखो। सही, मुझे भी खुशी हो, मैं पढ़ूं। और मैं पढ़ूं तो सही ना यार, आप लोग मेरी ज़िंदगी में क्या, मुझे क्या सोचते हैं मेरे। यहाँ तो आपको डर हो ना, मैं अभी लिख दूंगा तो कोई गलतियाँ निकाल देंगे भैया, मैं मेरे मरने के बाद मैं नहीं निकालूंगा गलतियाँ। अजीब। तो वो कहते हैं मेरे ज़िंदगी में लिखें, अभी लिखें मेरे बारे में, ताकि मैं अपनी लाइफ पे प्लेयर लूँ और पजीराई भी हो। तो उन्होंने फिर सब ने कॉलम लिखे, तो वो एक किताब फिर बनी। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि आप लोगों की ज़िंदगी में पजीराई दें उनको। मरने के बाद कब्रों पे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, और वो दूध की देगे कोई दे रहा है, या कोई बिरयानी की देगे दे रहा है, उसको यार मुर्दे को क्या फ़ायदा इस बात का। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि एंड ऑफ माइंड होना चाहिए आपके ना, जो आप कह रहे हैं ना कि जो ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में आपका एंड में क्या है माइंड में, कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, इसके बाद अचीव क्या कर रहे हैं आपने। व्हाट विल बी यू अचीविंग एट द एंड। अगर आप अपनी माँ के नाम जो जिंदा बंदे के नाम पे बना रहे हैं, तो बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। ये ज़्यादा अच्छा है, यही अच्छा है, ज्यादा क्या, यही अच्छा है।
यार मरने से पहले तो आपने उसकी बात सुनी कोई नहीं, मानी कोई नहीं। अब मर गया तो उसकी सड़कें उसके नाम पे कसीदे, और उसको क्या फायदा बेचारे को इस बात का। अच्छा, लास्ट में बात ऐड करते हैं कि वाई वी आर सो मच कंसर्न विद डैट के लोग क्या सोचेंगे मैं ये काम करने वाला हूँ। ये इसमें हम पॉजिटिव पहलू ढूंढ सकते हैं कहीं पे कि लोग सोच रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो मैं ज़रा अच्छा ही कर लूँ, या इसको नेगेटिव ही हमेशा से बना के पेश किया गया? अच्छा हुज़ैफा साहब, मेरे ख्याल से हम जितना सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग इतना सोच रहे हैं या हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना लोग कर नहीं रहे होते। पॉइंट, यस। हमने ज़्यादा सोच लिया है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। आपने लेट सपोज अब शादी पे गए, शादी पे जाते हैं ना, हर कोई बड़े ध्यान से कपड़े तैयार श्यार होके पहनता है। आपको लेट सपोज अनीला, एक मिसाल ले लेते हैं, एक लड़की अनीला मिली आपको शादी वाले दिन, उसने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे। कोई अनीला आपकी वाकफ तो नहीं? उन्होंने देखा है इस तरह? नहीं। अच्छा, नहीं है, फिर खैर है। अच्छा, अनीला मिली आपको, आपकी उसका गपशप हुई, आपने उसका खाना भी खाया। अच्छा, अगले दिन आप उसको फिर मिल गया, एक ही दिन के बाद आपने फिर कहीं कॉफी शॉप पे। ये सवाल तो मेरी वाइफ पूछेगी, ये अनीला कौन थी? अरे ये बात आपको सब पता है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपसे पूछती है, हुज़ैफा तुम्हें याद है मेरे कल कपड़े कौन से पहने हुए थे? तो क्या कहेगा हुज़ैफा? नहीं याद। यार याद रह सकता है बंदे को? नहीं। ओ भाई, इंसान ना खुद पसंदी का इतना शिकार है कि वो अपने बारे में सोचता रहता है हर वक्त। वो अपने बारे में देख रहा होता है। अब आप देख लें, आप कोई भी पोस्ट लगाएं आप, आप हर 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद अपने आप को ही देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने कमेंट आ गए हैं, कितने लाइक्स आ गए हैं। अपने आप को ही देखी जा रहा है इंसान। सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को दूसरे के बारे में सोचने की उसके पास कोई इतना वक्त है या वो सोच रहा है। अच्छा, लेट सपोज अगर वो सोचेगा भी, तो एक ज़रा ये आर्गूमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है, क्या सोचेगा वो मैक्सिमम? जैसे कि यही कि कैसा लग रहा है, इसका बनाओ ठहराओ ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या ये जो बात करेगा वो मेरे मुताबिक भी है या नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक लेट सपोज एक बात है, मतलब कुछ जनरली तो कुछ नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ में तो नहीं पड़ेगा। कोई फाइनेंशियली आपको कोई ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा, आपकी कोई नौकरी छीन लेगा आपसे, आपको कोई पॉडकास्ट करने से रोक देगा, नहीं, आपको कहीं जाने से कोई रोक देगा। अच्छा, क्या कहेगा आखिर? ये जो हमने इतना ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, जो फियर है रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का, वो मैक्सिमम क्या सोच लेंगे मैक्सिमम किसी के भी बारे में? क्या ज़्यादा लीस्ट ही सोच लेंगे कुछ ना किसी हवाले से, या ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लेंगे घटिया इंसान है, या गंदा है, या ये खुद पसंद है, या वो ये सोच लेंगे कि ये सेल्फिश है। यही सोच लेंगे ना। अच्छा, लेट्स सपोज ये सोच लिया उन्होंने, अब इस सोच का आपको क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। कोई हुआ नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं, ना फायदा हुआ है। ऐसे ही लोग ना बेवकूफ़ों की तरह, पागलों की तरह पार्लर्स में जाते हैं और इतना मुंह पे थोपड़ लगा देते हैं और इतना कुछ करते हैं। सही है। तो यार कोजा भी खूबसूरत बने। आप अपनी गुफ्तगू से, अपनी क्या बात है, अपनी नॉलेज से आप बने, आप इतने पैसे लगाए जा रहे हैं अपने मुंह पे। यस। मैंने एक दफ़ा अपनी कज़न को लिया, उसकी शादी थी, उसने 1.5 लाख रुपया लगा दिया। अच्छा। उस पे पार्लर पे। तो उसको मैंने पिक किया और उसको मैं छोड़ने जा रहा था उसकी बारात पे, या शायद वलीमा था। तो मुझे कहती मैं ये 1.5 लाख का मेरा बिल बन गया। अच्छा। तो मैंने ऐसे देखा तो मैंने कहा यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं नजर आया, तुमने 1.5 लाख रुपए लगा दिए इस पे, इस मुंह पे तुम क्या फ़र्क लाओगी? थोड़ी देर बाद धुल जाना है, थोड़ी देर बाद धुल जाएगा, फिर डर ना जाए फिर वो बाद में हस्बैंड बाद में। तो आप सोचिए ना कि आप पैसे लगा रहे हैं, ये इसलिए मैं आपको कहा कि एंड ऑफ जो माइंड है वो क्या है, वो है ही नहीं, समझ नहीं आ रहा, कोई कंक्लूजन भी नहीं है। वो रवायतों को फॉलो करते हुए आप अपने आप को तंगी में लेके आ रहे हैं। आप जिससे मर्जी पूछ लें, वो फिर बाद में कहते हैं यार हमने ऐसे ही फजूल खर्चा कर दिया, चले काश ये ना ही किया होता। मैं कहता हूँ यही 1.5 2 लाख रुपए लगा के आप लोग कहीं मलेशिया जाएं, कहीं दुबई जाएं, मिस्र जाएं, कहीं लंदन जाएं, कि फिर जाके, या चले यार फिरना नहीं है भी ना, तो कोई कोर्स ही कर लें जिसने आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाना है। यस। अब 1.5 लाख रुपए मुंह पे लगाने से और 1.5 लाख का गरारा पहनने से
आपने क्या हासिल किया? एक पजीराई हासिल की। अच्छा, उस पजीराई में भी क्या हो रहा होता है, जो लोग आ रहे होते हैं देखने के लिए दुल्हन को, यार सोहनी नहीं लगती भाई, इंटरेस्टिंग, अच्छा, यार नक बड़ा फीना है, यार बाल बड़े कोजे ने, यार जोड़ी सही नहीं लगती भाई। यही लोग बातें कर रहे होते हैं। आप कभी करीब से देखे ना कान लगा के, तो यही बातें चल रही होती हैं लोगों की। किधर गया 3 लाख? 3 लाख उड़ गया, कोई फायदा नहीं। वो गरारा भी जो है पड़ा रहता है सारी जिंदगी, वो कोई पहनता ही नहीं। हाँ, नहीं पहनता। तो यार मैं कहता हूँ अपने ऊपर पैसे लगाएं, लोगों के लिए ना लगाएं पैसे। लोगों ने कुछ नहीं देना आपको। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इस अनकॉन्शियस से फियर में जिंदगी गुजारनी है, ये अनकॉन्शियस फियर है ना कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो वैसे तो अगर आप पे कोई तनकीद कर रहा है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि यार चलो कोई डिस्कस तो कर रहा है ना, आपको कुछ तो है। कोई आम बंदों को तो नहीं लोग डिस्कस करते, तो अगर आप डिस्कस हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। क्या ही बात है। एख्तिताम करते हैं। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बहुत से मौज़ूआत तो और भी हैं, लेकिन फिर कभी आपका वक्त लेंगे अगर आप इनायत फरमा दें तो। ये ज़रा नवाज़ी फिर से फरमाइएगा। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। इजाज़त दीजिए, आपसे फिर पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, और सिर्फ पॉडकास्ट में नहीं, मुझे डरा दिया वैसे अलियाबाद साहब ने, हमें कुछ और भी सोचना होगा ये पॉडकास्टर्स के लिए भी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हर जो गेस्ट है ना, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नया दे रहा है, और मेरी इस पॉडकास्ट में हर चीज़ मेरे लिए नई थी, और उससे मैंने कुछ ना कुछ गेट ही किया है, और मुझे ज़्यादा मज़ा यही आता है, बजाय इसके कि एक ही बात बार बार रिपीटिशन में मैं सुनता रहूँ। आपकी बात मैं वो कहीं और पे भी सुन सकता था, लेकिन आपने यहाँ पे जो बातें की हैं वो बिल्कुल न्यू थी। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और इंसान को ये पता होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो बातों में ना रहें, हम उसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आएँ, और सिर्फ मिथ्स को फॉलो ना करें। ये इस तरह का ना अपना रवैया रखें कि जो बात कह दी गई है बस उस पर सोने पे सुहागा, पत्थर पे लकीर करके उसको हमने फॉलो करना ही करना है। प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखने के बाद हमें ये समझना होगा कि असल में उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और उसके बाद हमें हमारी ज़िंदगी में वो कितने वैल्यू एडिशन है। तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।